हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑल अबाउट सोशियस में स्वागत है। और ये समाजशास्त्र की इग्नू सीरीज़ है और इसमें अभी हम लोग रेड क्लिफ ब्राउन के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ऑलरेडी हम लोग रेड क्लिफ ब्राउन का जीवन परिचय, इनसे संबंधित और भी जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आज उनकी एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट जो कि है प्रकार की अवधारणा, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। प्रकार की अवधारणा में ही हम लोग ये किस प्रकार से संरचना और प्रकार को जोड़ के देखते हैं, यूनोमिया डिसनोमिया क्या होता है ये हम लोग समझेंगे। और इग्नू की बुक में रेड क्लिफ ब्राउन के द्वारा प्रकार की अवधारणा से संबंधित कौन से महत्वपूर्ण कथन हैं उनको भी हम लोग समझेंगे। अब सबसे पहले यदि प्रकार की अवधारणा की बात करें तो आखिर में फंक्शन थ्योरी कहती क्या है। फंक्शन थ्योरी ये कहती है कि जैसे मान लेते हैं कि एक कोई व्यक्ति है, हम जस्ट एक इमेज यहाँ समझ लेते हैं। एक कोई व्यक्ति है, उसका मान लेते हैं कि ये आँख है, ये नाक है, ये मुंह है। इस प्रकार से जैसे ये हाथ है, ये पैर है। तो जिस प्रकार से एक व्यक्ति के शरीर का विभिन्न अंग जो होता है, चाहे वो आँख है, नाक है, कान है, मुंह है, हाथ है, पैर है, विभिन्न अंग जो हैं वो सही तरीके से कार्य करते हुए पूरे शरीर को स्वस्थ रखने का कार्य करते हैं। इसी प्रकार से यदि समाज के जो हम सेम एग्जाम्पल को समाज पे अप्लाई कर दें तो समाज के विभिन्न अंग जो हैं, चाहे वो राजनीतिक संस्था हो, चाहे फिर वो विवाह हो, चाहे फिर परिवार हो, फिर धार्मिक संस्था हो, सांस्कृतिक संस्था हो, आर्थिक संस्था हो, विभिन्न जो अंग हैं समाज के, वो किस प्रकार से अपने अपने प्रकार्य करते हुए, अपने अपने फंक्शन करते हुए पूरी समाज को, अगर हम पूरी एक समाज की बात करें तो पूरी एक समाज को वो स्वस्थ रखने का कार्य करते हैं। तो जो ये विभिन्न अंग मिलके और कार्य करते हैं तो इससे क्या होता है, हमारा जो समाज है या फिर सोसाइटी है वो एक हेल्दी वे में आगे को बढ़ता रहता है। अब यहाँ पे हम लोग एमिल डर्कहाइम की बात कर लेते हैं। एमिल डर्कहाइम ने सामाजिक संस्थाओं के अध्ययन में प्रकार की अवधारणा का सफलतापूर्वक प्रयोग किया है। तो डर्कहाइम की अगर बात करें, आप लोगों को ये पता है कि रेड क्लिफ ब्राउन जो है वो एमिल डर्कहाइम से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। और जो इनकी महत्वपूर्ण एक पुस्तक है द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, उस पुस्तक से भी रेड क्लिफ ब्राउन बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। आप लोगों को पिछले लेक्चर में भी मैंने बताया था कि उन्होंने उससे टोटम की अवधारणा को अपने रूप से, अपने नज़रिए से किस प्रकार से उन्होंने देखा था। उन्होंने प्रकार की व्याख्या सामाजिक प्राणी की आवश्यकताओं के अर्थ में की है। जो डर्कहाइम है, इन्होंने प्रकार की जो व्याख्या है वो सामाजिक प्राणी की आवश्यकताएं, अर्थात सामाजिक प्राणी कौन है, हम मनुष्य हैं, और हमारी आवश्यकताओं के लिए जो प्रकार है वो बहुत ज़्यादा आवश्यक हैं। तो इस प्रकार से एमिल डर्कहाइम ने फंक्शन को इम्पॉर्टेंट माना था। अब रेड क्लिफ ब्राउन की बात करें तो इन्होंने अपने अध्ययन में आवश्यकताओं के स्थान पर अस्तित्व की अनिवार्य स्थितियों, यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा मिस टाइपिंग हो गया, आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो इन्होंने अपने अध्ययन में आवश्यकताओं के स्थान पर अस्तित्व की अनिवार्य स्थितियों या अस्तित्व की अनिवार्य दशाओं की भी बात आती है। जस्ट टर्म्स बदल जाते हैं बट इसका जो एक मीनिंग है वो सेम निकल के आता है। तो अस्तित्व की अनिवार्य स्थितियों की शब्दावली का प्रयोग किया है। ये यहाँ पे इनका की टर्म है। कहीं भी इनके कथन में आप लोगों को अस्तित्व की अनिवार्य स्थितियों की बात आती है या अस्तित्व की अनिवार्य दशाओं की या महत्वपूर्ण दशाओं की बात आती है तो आप लोग समझ लीजिएगा कि ये रेड क्लिफ ब्राउन का कथन है। जिस प्रकार जीव जंतुओं के लिए सांस लेना, खाना, मल मूत्र त्यागना तथा प्रजनन क्रियाएं आवश्यक हैं, उसी प्रकार सामाजिक संगठनों के लिए भी
कुछ गतिविधियां जो होती हैं वो नितांत आवश्यक होती हैं, ऐसा रेडक्लिफ ब्राउन मानते हैं। रेडक्लिफ ब्राउन के कहते हैं ये कि इन अस्तित्व की अनिवार्य स्थितियों की पहचान जो है वो समुचित वैज्ञानिक विधि से की जा सकती है। तो रेडक्लिफ ब्राउन ये कहते हैं कि जो आखिर में समाज में क्या अस्तित्व बनाए रखने के लिए अनिवार्य स्थितियां हैं, इसकी पहचान हम कैसे करें, तो ये हम एक समुचित वैज्ञानिक विधि से इसकी पहचान कर सकते हैं। अब जैसे मान लेते हैं कि अगर कोई व्यक्ति है, उसके अंदर अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर मान लेते हैं कि एक व्यक्ति को अगर बुखार है, तो हम ये मान सकते हैं कि 98.5 फ़ारेनहाइट के अगर ज़्यादा इससे टेम्परेचर बता रहा है बॉडी का, तो ये हम अंडरस्टूड है, पता चल जाता है कि हाँ व्यक्ति को बुखार है। सॉरी। इसी प्रकार से अगर मान लेते हैं कि पेट में अम्ल की मात्रा ज़्यादा होती है, तो ये हम मान सकते हैं कि व्यक्ति को पेट से संबंधित कुछ प्रॉब्लम या अल्सर जैसी बीमारी है या होने की संभावना है। लेकिन रेडक्लिफ ब्राउन ये मानते हैं कि समाज में इतनी ज़्यादा हमको विषमताएं देखने को मिलती हैं, इतनी ज़्यादा इसके आइडेंटिफाई करने की चीज़ें हैं कि जिसको हम समझ नहीं पाएंगे कि हाँ आखिर में अस्तित्व की अनिवार्य स्थिति क्या हो सकती है और क्या नहीं हो सकती है। बट फिर भी ये मानते हैं कि हम इसकी पहचान के लिए एक वैज्ञानिक विधि का उपयोग कर सकते हैं। जिस प्रकार से अगर एक शरीर के टेम्परेचर को समझने के लिए कि बुखार है या नहीं है, ज्वर है या नहीं है, उसी प्रकार से समाज में स्थिति क्या है या हमारी समाज में अस्तित्व को बनाए रखने के लिए हमारे अनिवार्य स्थितियां कौन सी हैं, नहीं हैं, उसको भी हम वैज्ञानिक विधि से समझ सकते हैं। अब इन्होंने इसी कड़ी में ये सब प्रकार की अवधारणा के अंतर्गत ही आप लोगों को टॉपिक मिलेंगे, संरचना और प्रकार। बहुत ऐसे विचारक रहे हैं जिन्होंने संरचना और प्रकार दोनों को अलग माना है। किसी ने संरचना को ज़्यादा महत्वपूर्ण माना है, किसी ने प्रकार को ज़्यादा महत्वपूर्ण माना है। जबकि अगर रेडक्लिफ ब्राउन की बात करें तो इन्होंने संरचना और प्रकार को एक दूसरी का पूरक माना है। उन्होंने कहा है कि हम दोनों में से किसी एक को हम सिर्फ ज़्यादा महत्व नहीं दे सकते हैं। अब समझ लेते हैं कि आखिर में संरचना और प्रकार में एक किस प्रकार के संबंध देखते हैं। जीवों के संदर्भ में संरचना तथा प्रकार की परस्पर क्या क्रिया होती है, अर्थात हम किसी भी जीव की संरचना कैसी है, उसका बॉडी स्ट्रक्चर की बनावट कैसी है और उसके शरीर का फंक्शन कैसा है, आखिर में वो शरीर कार्य कैसे करता है, तो इन दोनों में क्या किया एक दूसरे से संबंधित परस्पर क्या क्रिया होती है। सॉरी। जिस प्रक्रिया के जरिए जीवों की संरचना कायम रहती है उसे जीवन कहते हैं। तो यहाँ पे रेडक्लिफ ब्राउन इसको एक्सप्लेन करते हैं कि जिस प्रक्रिया के जरिए जीवों की जो संरचना है वो कायम रहती है, अर्थात उनकी संरचना उसी प्रकार से बनी हुई है, तो उसी को जीवन कहते हैं। और जीवन प्रक्रिया में विभिन्न कोशिकाओं एवं अवयवों की गतिविधियां एवं पारस्परिक क्रियाएं शामिल होती हैं। सॉरी। तो रेडक्लिफ ब्राउन कहते हैं कि जो जीवन प्रोसेस हमारा चल रहा है, लाइफ प्रोसेस जो है, जीवन प्रक्रिया चल रही है, इसमें विभिन्न जो कोशिकाएं होती हैं, शरीर के विभिन्न अवयव हैं, इन सभी की जो फंक्शन है वो शामिल होते हैं। इसका अर्थ यह है कि जीवन रचना के विभिन्न अवयवों के कार्यकलाप ही उसकी संरचना को बनाए रखने में सहायक होते हैं। अर्थात अगर हम किसी बॉडी स्ट्रक्चर की बात कर लें तो अगर किसी का हार्ट अगर काम न करे, अगर किसी की हृदय गति रुक जाए, तो क्या शरीर काम करेगा? नहीं करेगा, व्यक्ति मर जाएगा, जीवित नहीं रहेगा। इसी प्रकार से किसी की किडनी फेल हो जाए या फिर किसी का ब्रेन हेमरेज हो जाए, तो इस टाइप का जो अगर कुछ इंसिडेंट हो जाता है,
अर्थात शरीर का एक पार्ट भी यदि काम करना बंद कर दे तो शरीर हमारा सुचारू रूप से कार्य नहीं कर सकता है। तो इसी प्रकार से इन्होंने कहा है कि जो जीवन रचना के विभिन्न अवयव हैं, इन्हीं के कार्यकलाप के द्वारा ही उनकी संरचना जो होती है वो बनी रहती है। रेडक्लिफ ब्राउन का कहना है कि ये अब आप लोगों को जितने रेड कलर में दिखेंगे ये सब इनके कथन हैं, आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा। इनका कहना है कि हर जीव का जीवित रहना उसकी संरचना का प्रकार्य माना जाता है। इस प्रकार्य तथा उसकी निरंतरता के बल पर ही संरचना की निरंतरता कायम रहती है। बात वहीं पे आके अटक जाती है कि हर जीव का जीवित रहना, अगर कोई जीव जीवित है तो उसकी संरचना का ये प्रकार्य माना जाएगा, अर्थात उसका जो स्ट्रक्चर है वो फंक्शन कर रहा है। अगर जीवित है तो फंक्शन कर रहा है। इस प्रकार्य जो फंक्शन कर रहा है उसका बॉडी और उसकी निरंतरता कि किस प्रकार से वो आगे भी फंक्शन करता रहेगा, इसके बल पर ही संरचना की निरंतरता कायम रहती है। तो किस प्रकार से, अगर मान लेते हैं एक छोटा सा बच्चा है और उसको अगर हम सही से पोषण देंगे तो वो अच्छे से ग्रोथ भी करेगा, उसका विकास भी अच्छे से होगा। लेकिन अगर हम नहीं सही से पोषण देंगे तो बच्चा कुपोषण का शिकार हो जाएगा, एनीमिया का उसको प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इस तरीके से देखा जाए तो शरीर में कोई न कोई विकार अवश्य आ जाएगा। तो यही कहते हैं रेडक्लिफ ब्राउन कि हर जीव का जीवित रहना उसकी संरचना का प्रकार्य माना जाता है और इस प्रकार्य तथा उसकी निरंतरता के बल पर ही संरचना की निरंतरता कायम रहती है। सामाजिक संरचना की निरंतरता सामाजिक जीवन की प्रक्रिया द्वारा कायम रहती है। अब यहाँ पे बात ये आ रही है कि ये तो किसी जीव की बात हो गई, लेकिन हम सामाजिक संरचना के बारे में फिर क्या विचार रखते हैं? यही सेम चीज़ को हम सामाजिक संरचना पे अप्लाई करते हैं और फिर ये कहते हैं कि सामाजिक संरचना की निरंतरता जो है वो सामाजिक जीवन की प्रक्रिया पर कायम रहती है कि किस प्रकार से सामाजिक जो संरचना है उसकी जो प्रत्येक व्यक्ति है या प्रत्येक यूनिट उसका जो है वो किस प्रकार से कार्य कर रहा है, इस प्रक्रिया पे निर्भर करता है। सामाजिक जीवन में विभिन्न मनुष्यों तथा मनुष्यों के समूहों की गतिविधियां एवं पारस्परिक क्रियाएं शामिल होती हैं। किसी भी बार बार होने वाली सामाजिक गतिविधि का प्रकार क्या है? सामाजिक संरचना को निरंतरता को बनाए रखना। तो सामाजिक संरचना की निरंतरता को बनाए रखना जो है ये किसी भी सामाजिक जो गतिविधि होती है, जो भी समाज में कोई भी गतिविधि हो रही है, कोई भी फंक्शन हो रहा है, तो उसका मेन मोटो क्या होता है, मेन फंक्शन क्या होता है? वो ये होता है कि सामाजिक जो संरचना है, जैसा भी हमारा सोसाइटी का स्ट्रक्चर है वो वैसे ही आगे को बढ़ती रहे एक स्वस्थ तरीके से। उदाहरण के लिए जैसे विवाह निरंतर होने वाली सामाजिक गतिविधि है। विवाह जो है ये हमको हर जगह दिखेगा, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। आज हमारी शादी होती है, कल हमारे बच्चों की शादी होती है, फिर उनके बच्चों की शादी होती है और इस प्रकार से जो विवाह का एक माध्यम हम देखेंगे, इससे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पीढ़ी दर पीढ़ी जो समाज है वो आगे को बढ़ता रहता है। तो इस प्रकार से इन्होंने कहा है कि यौन संबंधों को सामाजिक रूप देने तथा समाज के नए सदस्य प्राप्त करने का वैध उपाय प्रदान करके विवाह द्वारा सामाजिक संरचना को बनाए रखने का प्रक्रिया जो है वो संपन्न होता है। रेडक्लिफ ब्राउन के शब्दों में यदि देखा जाए तो इस प्रकार्य की अवधारणा में संरचना की धारणा निहित है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो फंक्शन है और स्ट्रक्चर है इन दोनों को साथ लेके चलते हैं। रेडक्लिफ ब्राउन कहते हैं कि जो प्रकार्य की अवधारणा है हमें देखने को मिल रही, इसमें संरचना की धारणा जो है वो निहित है। हम फंक्शन को स्ट्रक्चर से अलग करके नहीं समझ सकते हैं।
जिसमें इकाइयों के संबंधों का समुच्चय और अंगभूत अवयवों की गतिविधियों से बनी जीवन प्रक्रिया से अनुरंजित संरचना की निरंतरता शामिल होती है। तो यहाँ पे आप लोग इनकी जितने भी कथन देखेंगे, इनमें अनुकूलता, निरंतरता, ये जो है ये की टर्म्स आप लोगों को देखने को मिलेगी। आप लोग इनको ध्यान जरूर रखिएगा। यहाँ पे एक और रैडक्लिफ ब्राउन का कथन हम लोग समझेंगे। इन्होंने कहा है कि सामाजिक संरचना के कुछ पहलुओं का, जैसे कि व्यक्तियों तथा समूह के भौगोलिक वितरण का प्रत्यक्ष परीक्षण किया जा सकता है। तो रैडक्लिफ ब्राउन ने कहा है कि सामाजिक संरचना का जो कुछ ऐसा पक्ष हमें देखने को मिलता है जिसके व्यक्तियों तथा समूह के भौगोलिक वितरण का हम प्रत्यक्ष अर्थात डायरेक्ट हम परीक्षण जो है वो कर सकते हैं, किंतु अधिकतर सामाजिक संबंध जो होते हैं जो अपनी समग्रता में इस संरचना का निर्माण करते हैं, उन सामाजिक गतिविधियों में ही देखे जा सकते हैं जिनमें इनका प्रकार्य होता है। सॉरी, जैसे कि अब मान लेते हैं यहाँ पे इन्होंने कहा है कि जो हमें भौगोलिक क्षेत्र जो हमें दिख रहा है, अगर या व्यक्ति दिख रहे हैं, ग्रुप्स दिख रहा है, तो इसका तो हम डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। लेकिन बात जब सामाजिक संबंधों की आ रही है, सामाजिक संबंधों में जो हमारा समाज दिख रहा है वो क्या है, वो सामाजिक संबंधों का ही तो ताना बाना दिखता है। तो रैडक्लिफ ब्राउन कहते हैं कि जो सामाजिक संबंध है जो कि अपनी समग्रता में इस संरचना का निर्माण करते हैं, क्योंकि सामाजिक संबंधों से ही समाज का निर्माण होता है। जो समाज की हमें संरचना दिखाई देती है वो किससे दिखाई देती है, वो हमें सामाजिक संबंधों से ही दिखाई देती है। सॉरी, तो इन्होंने कहा है कि इसको हम उन सामाजिक गतिविधियों में देख सकते हैं जिनमें इनका प्रकार्य होता है। जैसे कि अगर मान लेते हैं कि पिता पुत्र का हम संबंध देखें, पिता और पुत्र का संबंध देखें तो ये एक अलग तरीके का हमें दिखेगा। वहीं पे अगर ग्राहक और दुकानदार का हम संबंध देखें तो अलग तरीके का दिखेगा। तो इन्होंने कहा है कि सॉरी, इस संरचना का जो निर्माण जो करते हैं संबंध, तो उन सामाजिक गतिविधियों में ही हम देख सकते हैं जिनमें इनका प्रकार्य होता है। अर्थात विभिन्न जो हमें संबंध दिखाई देते हैं उनका प्रकार्य भी अलग अलग तरीके का होता है। सॉरी, एक्चुअली बहुत ज़्यादा कोल्ड हो गया है और इसके लिए, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत दिन गैप हो गया है, तो मुझे लगा आज एटलीस्ट एक लेक्चर हमें बनाना चाहिए, आप लोगों से भी हम इंटरेक्ट होते रहें। बट आप लोगों को मेरी आवाज़ से लग रहा होगा कि तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, बट ठीक है, इसी में बीत रहा है। अब आगे हम लोग बात कर लेते हैं प्रकार्यात्मक एकता की। इन्होंने प्रकार्यात्मक एकता की बात की है। तो सामाजिक आचरण अथवा गतिविधि के प्रकार का अर्थ है संपूर्ण सामाजिक प्रणाली के संचालन में उसका योगदान। तो जो हमें सामाजिक जो भी आचरण है कि किस प्रकार से समाज कार्य करता है, या फिर जो गतिविधियां हैं, इनके फंक्शन का अर्थ ही यही निकलता है कि जो संपूर्ण सामाजिक सिस्टम है, जो हमें पूरा सोशल सिस्टम जो दिख रहा है, सामाजिक संरचना दिखाई दे रही है, इसकी संचालन में, अर्थात ये किस प्रकार से किस प्रकार से ये कार्य करता है, उसमें कैसे हम ये योगदान देते हैं। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि सामाजिक व्यवस्था में एक प्रकार की एकता पाई जाती है, क्योंकि सामाजिक व्यवस्था तभी बनी रहती है जब इसके विभिन्न जो अंग हैं वो एक साथ मिलकर कार्य करते हैं, जिसे रैडक्लिफ ब्राउन ने प्रकार्यात्मक एकता का नाम दिया है। तो ये इनका की टर्म हो जाता है। ये फंक्शनल यूनिटी की बात करते हैं, तो ये आप लोग ज़रूर नोट डाउन रखिएगा कि ये इनका की टर्म्स होता है। फंक्शनल यूनिटी की बात रैडक्लिफ ब्राउन ने कहा है। इससे उनका अभिप्राय ऐसी स्थिति से है जिसमें सामाजिक व्यवस्था के सभी अंग
समरसता और अनुकूलता के साथ काम करते हैं, यानी ऐसे कोई तनाव अथवा टकराव पैदा नहीं होते जिनका समाधान अथवा नियंत्रण संभव न हो। तो अगर प्रकार्यात्मक एकता की जो कॉन्सेप्ट है रेडक्लिफ ब्राउन का, वो अगर हम लोग समझें तो वो ये है कि ऐसा रेडक्लिफ ब्राउन मानते हैं कि हम समाज में फंक्शन कर रहा है अच्छे से जो इसके विभिन्न अंग हैं, तभी समाज सही से हमें स्टेबल कंडीशन में या संतुलित अवस्था में दिख रहा है। सॉरी। ये कहते हैं कि हमें इनके जो सामाजिक व्यवस्था के सभी अंग जो हैं वो समरसता और अनुकूलता के साथ काम करते हुए दिखाई देते हैं। अर्थात इनका कहने का मतलब ऐसा है कि समाज में हमें कोई बहुत ज़्यादा इतना तनाव या फिर टकराव नहीं दिखाई देता है जिससे कि समाज का संतुलन बिगड़ जाए और उस पर हम नियंत्रण न कर सकें। अर्थात थोड़ा बहुत होता है लेकिन फिर भी समाज हमारी संतुलन की स्थिति में दिखता है। हालांकि यहाँ पे इन्होंने एक बात और कही है यूनोमिया और डिस्नोमिया की। रेडक्लिफ ब्राउन ये कहते हैं कि हम मानते हैं कि समाज में संतुलन की स्थिति रहती है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि हमेशा ही हमको सिर्फ और सिर्फ समाज में संतुलन की स्थिति ही दिखेगी, अर्थात एक स्वस्थ समाज ही हमको दिखेगा। वो ऐसा मानते हैं कि समाज में कुछ असंतुलन की स्थिति भी दिखाई देती है जिसे ये डिस्नोमिया कहते हैं। अभी हम लोग इसको समझ लेते हैं। सॉरी। यूनोमिया तथा डिस्नोमिया। रेडक्लिफ ब्राउन के अनुसार किसी भी समाज में यूनोमिया का अर्थ है उसके अंगों का सामंजस्य से काम करना, यानी व्यवस्था की प्रकार्यात्मक एकता अथवा आंतरिक अनुकूलता, और दूसरी ओर डिस्नोमिया जो होती है वो प्रकार्यात्मक विलगता अर्थात आंतरिक प्रतिरोध की स्थिति है। अर्थात सॉरी, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जा रहा है। आप लोगों को भी मैं माफ़ी चाहती हूँ, लेक्चर भी डिस्टर्ब हो रहा है। डिस्नोमिया का अर्थ रेडक्लिफ ब्राउन ऐसा नहीं मानते हैं कि बिल्कुल समाज में असंतुलन की स्थिति आ जाएगी। वह ऐसा मानते हैं कि डिस्नोमिया जो होता है उस समाज में एक हमें आंतरिक प्रतिरोध की स्थिति दिखती है जो कि बाद में वो अपने आप को सामंजस्य की स्थिति में लाना चाहता है। डिस्नोमिया का शिकार होने वाले समाज का अंत नहीं होता है। ये बात इन्होंने कहा है कि डिस्नोमिया किसी समाज में है तो ऐसा हम नहीं कह सकते कि उस समाज का अंत हो जाएगा, बल्कि ऐसा जो समाज होता है वो यूनोमिया अर्थात सॉरी, डिस्नोमिया जो होता है वो यूनोमिया अथवा सामाजिक स्वास्थ्य की नई स्थिति की ओर बढ़ने के लिए संघर्ष करता है। हो सकता है इस प्रक्रिया में उसका संरचनात्मक स्वरूप जो है वो बदल जाए। तो वो ऐसा मानते हैं कि जो भी डिस्नोमिया के हमें स्थिति वाला समाज दिखता है वो फिर से यूनोमिया की कंडीशन में अर्थात एक स्वस्थ समाज की स्थिति में आना चाहता है। भले हो सकता है कि ऐसा करने में उसका अपना खुद का जो संरचनात्मक स्वरूप है वो थोड़ा बदल सकता है। सॉरी। इन्होंने एक और प्रकार की अवधारणा में ही एक और इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है ऐतिहासिक पद्धति और प्रकार्यात्मक पद्धति। इन्होंने दो पद्धतियों की बात की है और इन्होंने संस्कृति के अध्ययन में सॉरी इन्होंने संस्कृति के अध्ययन में ऐतिहासिक पद्धति और प्रकार्यात्मक पद्धति की बात की है। ऐतिहासिक पद्धति में इन्होंने कहा है कि किसी संस्कृति के ऐतिहासिक विकास भी ध्यान दिया जाता है, अर्थात अगर कोई संस्कृति जो थी वो पहले के समाज में थी तो वो आज के समाज तक कैसे विकसित होते हुए आई है, इसके लिए हम ऐतिहासिक
पद्धति का प्रयोग करते हैं। यह पद्धति उन समाजों के अध्ययन के लिए काम आ सकती है जिनके ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये देखने को मिल रहा है कि हम ऐतिहासिक पद्धति का प्रयोग वहीं कर सकते हैं जहाँ पे हमें ऐतिहासिक प्रमाण मिलने की गुंजाइश हो। अदरवाइज ये पद्धति जो होती है वो किसी काम की नहीं होती है। आदिम समाजों के मामले में जिनके बारे में कोई प्रमाण मौजूद नहीं है, यह पद्धति अनुप्रयुक्त सिद्ध होती है, अर्थात वो किसी काम की नहीं होती है। ऐसी स्थितियों में अनुमानों तथा अटकलों पर आधारित इतिहास सामने आ सकता है और इस तरह का प्रयास विशेष उपयोगी नहीं होता है। तो इस प्रकार से जो आदिम समाज की बात करें या जनजातियों के अध्ययन की बात करें तो इन्होंने हालांकि पूरी तरीके से ऐतिहासिक पद्धति को नकारा नहीं है लेकिन इनका ऐसा मानना था कि हम आदिम समाज के अध्ययन में ऐतिहासिक पद्धति को बहुत ज़्यादा कारगर नहीं मान सकते हैं। रेडक्लिफ ब्राउन ने कहा है कि व्याख्या की प्रकार्यात्मक पद्धति इस धारणा पर आधारित है कि संस्कृति एक समन्वित प्रणाली है, अर्थात एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है। हमें हर समाज में संस्कृति का कोई न कोई रूप जरूर दिखाई देता है। संस्कृति के प्रत्येक तत्व का समाज के जीवन में अपना विशिष्ट प्रकार्य होता है। इस पद्धति में यह माना जाता है कि ऐसी कुछ सामान्य नियम हैं जो सभी समाजों में प्रचलित हैं और इन नियमों की खोज तथा परख जो है वो तार्किक और वैज्ञानिक पद्धतियों से की जाती है। तो रेडक्लिफ ब्राउन का आप लोग देखेंगे कि इन्होंने तार्किकता और वैज्ञानिक पद्धति के प्रयोग पे ज़्यादा बल दिया है। तो उम्मीद है दोस्तों कि इनके फंक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है, इससे संबंधित जो इनके कथन थे यूनोमिया और डिस्नोमिया को भी आप लोगों ने समझा। तो इन्होंने डिस्नोमिया को बहुत ही अच्छे से बताया कि ऐसा नहीं है कि जिस समाज में डिस्नोमिया हमें देखने को मिलेगा उस समाज का अंत हो जाएगा, बल्कि डिस्नोमिया वाला जो समाज होता है वो फिर से यूनोमिया की स्थिति में आना चाहता है, अर्थात एक स्वस्थ समाज की स्थिति में आना चाहता है। तो कहीं ना कहीं रेडक्लिफ ब्राउन ने प्रकार की अवधारणा में अपने समाज में एक ही इंट्रिकेशन की बात करते हैं, यूनिटी की बात करते हैं, एकात्मकता की बात करते हैं, अनुकूलता की बात करते हैं, निरंतरता की बात करते हैं। तभी तो देखेंगे तो जो सोसाइटी है वो अच्छे से फंक्शन कर पाएगी। तो उम्मीद है दोस्तों कि आज का लेक्चर जो है वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा और सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, आप लोगों को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ मेरी वजह से। एक्चुअली तबीयत ठीक नहीं है, बट ठीक है, 1-2 दिन में ठीक हो जाएगी। उम्मीद है कि अगला जब मैं लेक्चर लेके आऊँ तो फिर मेरी तबीयत काफ़ी हद तक बेहतर रहे। और अगर आप लोगों को मेरा लेक्चर, मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आता है तो आप लाइक किया करिए, आप लोग कमेंट करके हमें बताया करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। धन्यवाद।